सबको नमस्ते। आवाज मिल रही है? नमस्ते सर, आवाज मिल रही है। नमस्ते नमस्ते। आइए थोड़ा आगे बढ़ें। डीएनडे रूल हम लोग किए थे इसके पहले और बहुत चीजें कोशिश की गई थी कि एग्जाम में पूछने लायक चीजें कवर हो। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट आता है, दैट इज द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। कंडक्ट रूल 1966। कंफ्यूजन होता है यहाँ बार बार। कई बार जो पूछता है ना कि डीएनडे रूल किस स्टॉप पे लागू होती है और कंडक्ट रूल किस पे लागू होती है, तो ध्यान रखेंगे कि डीएनडे रूल में बाइफरकेशन है कि पीएफ पे लागू नहीं होती है, क्लास वन ऑफिसर पे लागू नहीं होती है, या राष्ट्रपति ने जिनको छूट दे के रखा है उनके ऊपर लागू नहीं होती है, कैजुअल लेबर के ऊपर लागू नहीं होती है। लेकिन सर्विस कंडक्ट रूल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम कर रहा है, अगर वो सेवा दे रहा है, तो उसको सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से काम करना है। टू ऑल रेलवे एम्प्लॉय पे ये लागू, ऑल रेलवे एम्प्लॉय। इसमें तीन इंपॉर्टेंट बात है जिसको रूल शायद 3 के नाम से जाना जाता है। रूल 3 ए, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। खूब इस पे क्वेश्चन हम पूछे आप लोगों को टेस्ट में भी कि ये कौन से रूल में आता है, लेकिन हम ही नहीं पूछे, एग्जाम में भी बहुत सारा मैंने देखा पेपर पलट के, तो खूब पूछता है। ये तीन बातें ध्यान में आती हैं: मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट सर्वेंट। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में। एक बुक में कहीं पढ़ रहा था, बट दैट इज नॉट पक्का, उसमें ये रूल 3 का क्लारिफिकेशन लिखा हुआ है और कहीं नहीं मिला पढ़ने, और राइटर दिया था। उसमें बोलता है कि आपको रूल 3 के हिसाब में नॉट ओनली रेलवे सर्विस गवर्नमेंट, आपको अपने फैमिली और बच्चों पर भी प्रॉपर ध्यान रखना है। बट ये मैं कहीं पढ़ा था इसलिए बता रहा हूँ, दैट इज नॉट 100%। मुझे व्हाट्सएप में किसी ने भेजा भी था और कहीं पढ़ा भी तो है। ये जो तीसरा रूल है इसका क्लारिफिकेशन करके थोड़ा सा पॉइंट लिख दिया है कि इसके अंदर ये भी आता है कि आपको अपने जो रेलवे सर्विस में होल्डर है उनको अपने फैमिली और बच्चों को भी प्रॉपर केयर करना है। बट एज पर रूल दिस इज 3 मेन रूल: मेन मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट सर्विस। उसके साथ साथ में इसके जो क्लारिफिकेशन है कि एवरी रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट शैल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप टू इंश्योर द इंटीग्रिटी and devotion to duty of all railway servant for the time being under his control and authority। ये सवाल कई बार पूछा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टाफ है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट इज द फर्स्ट स्टेज में दिस इज द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजरी पोस्ट। जैसे हम लोगों की पोस्ट है, हमारी आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि हमारा जो हमारे अंडर में स्टाफ है वो ये तीनों रूल को, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो 3A है, इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नो रेलवे सर्वेंट shall in the performance of his official duty or in the exercise of powers conferred on him act otherwise than in his best judgment except when he acting under the direction of his official superior। कुछ कुछ चीजें उस पॉइंट में आता है कि जैसे कोई भी रेलवे सर्वेंट जो है वो ऑफिशियल ड्यूटी करते समय अपना जजमेंट नहीं करेगा, यानी कि उसे जो अच्छा लगता है वो नहीं करेगा। जो ऑफिशियल कोरम कहता है, जो ऑफिशियल कोरम है काम करने का, वो उस हिसाब से काम करेगा। दैट मींस अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिशियल सुपीरियर। इसलिए कहा जाता है जब आप किसी सर्विस में हैं तो आपको क्या बेहतर लग रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपके सुपीरियर क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट। तो कई बार आप सवाल देखेंगे सर्विस कंडक्ट रूल में आता है कि ओबे द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर्स, दैट इज द रूल, सर्विस कंडक्ट रूल, कि आपको अपने सुपीरियर का आदेश मानना है।
ऐसा नहीं कि वो अच्छा है कि खराब है, आपको जज करना है। सुपीरियर के आदेश को आप जज नहीं करेंगे, आपको मानना है। सर्विस कंडक्ट रूल में आ जाता है और ये सवाल भी कई बार होती है। द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर सेल ऑर्डिनरी विद द राइटिंग। नॉर्मली जो डायरेक्शन मिलना है वो राइटिंग में हो। वर्बल ऑर्डर मानेंगे ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि कह दिया ये करो, लेकिन अगर राइटिंग में कुछ ऑर्डर मानता है, दैट इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और आपको वो मानना है। A railway servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible. अगर आपको लगता है कि जो मेरे साथ सुपीरियर की ड्यूटी है, मतलब सुपीरियर का डायरेक्शन है, दैट इज रॉन्ग और बायस्ड है, तो आप उससे रिटेन में मांग सकते हैं कि ठीक है मैं करूंगा, बट इस ड्यूटी को आप रिटेन में दे दीजिए। अगर वो रूल के अगेंस्ट है तो वो देगा नहीं, और अगर रूल के हिसाब से है और उन्होंने रिटेन में दिया तो आपको फॉलो करना है, या फिर जो भी हो वो आपके सर्विस कंडक्ट रूल के बाहर आ रहा है, दैट इज अलग है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी स्टाफ एक तो हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर को डिसोबे नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि हायर अथॉरिटी अगर कोई वर्क बोला या कोई काम बता रहा है तो उसमें जज नहीं करेगा दैट इज गुड या बैड, करने बोला तो करना है। थर्ड, अगर आपको लगता है कि दैट इज रॉन्ग डायरेक्शन, कि गलत तुम्हें बताया जा रहा है या फिर बायस डायरेक्शन, देन यू विल आस्क इन राइटिंग कि आप यही चीज मुझे लिख के दे दीजिए, मैं कर दूंगा। तो दैट मीन्स ये सर्विस कंडक्ट रूल के हिसाब से स्टाफ के वर्किंग एंड इज प्रोफेशनल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। हम लोग जब किसी की एपीआर भरते हैं उसमें एक चीज लिखना पड़ता है कि वो कैसा है, एक्ट इन कर्टस मैनर। स्टाफ को, चाहे आप सुपरवाइजरी हो या नॉर्मल स्टाफ हो, उसे बिल्कुल ही क्या कहा जाए उसको, पोलाइट होना है, या एक जो नॉर्मल डिसिप्लिन मैनर होती है वो होना है। नो ऑफिशियल डीलिंग विद द पब्लिक अदरवाइज अडॉप्ट डायरेक्ट डेलेटरी टैक्टिक और willfully cause delay in disposal of the work against you। जानबूझ के कोई भी काम जो आपके सुपीरियर ने आपको अलॉट किया है या आपके डेली वर्क से अलॉटेड है, आप जानबूझ के डिले ना करने का नेचर आप में होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग्स जो सर्विस कंडक्ट रूल में आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, कुछ भी अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है तो उसको ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। यानी सरकारी कर्मचारी किसी भी सरकारी पॉलिसी को डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने ही वो पॉलिसी बनाई है, उस पर सवाल आप नहीं खड़ा कर सकते। नेक्स्ट थिंग्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। जो हमारे आपके कार्यालय में विमेन्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी आपके मन में एक आदर का भाव हो, दैट मीन्स वहां भी एक पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। एरिया में असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। इसमें कई कभी सवाल होता है कि हु इज श्योर, इंश्योर, इस माहौल को कौन इंश्योर करेगा, दैट इज हेड ऑफ द ऑफिशियल। उस ऑफिस का जो हेड है वो इंश्योर करेगा उसके ऑफिस में अगर कोई विमेंस काम कर रहा है तो दैट मीन्स वहां का जो माहौल है वो सेफ एंड सुरक्षित है। नो रेलवे सर्वेंट इंप्लाई ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ रेलवे सर्वेंट इन ए कंपनी और फर्म इंजॉइंग गवर्नमेंट पेट्रोनेस। आप सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी सेवा करने के एवज में आपको एक फैसिलिटीज मिली हुई हैं, वो सिर्फ आपके लिए है, या जो डिपेंडेंट के लिए प्रिविलेज है दैट्स डिपेंडेंट के लिए। बट आपकी सरकारी प्रिविलेज को, सरकारी सुविधाओं को जो वर्किंग के लिए है, उसे आप किसी नियर रिलेटिव्स को या किसी और को आप नहीं कर सकते। No railway servant shall be a member of or be otherwise associated with any political party or any organization which take part in politics। That is simple। अभी राजनीति का माहौल चल रहा है, महीना भी चल रहा है, इलेक्शन का टाइम भी चल रहा है, बट हम जो 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं अप्रोक्सीमेट, सेंट्रल कर्मचारी,
सारे डिपार्टमेंट को मिला के, इनको ये ऑथोरिटी नहीं है कि आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स को के फेवर में बायस्ड होके बताएं या इन्फ्लुएंस करें कि हाँ आपको ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी खराब है, इंक्लूडिंग इन सोशल मीडिया भी आपके अगेंस्ट में सर्विस कंडक्ट रूल के विरुद्ध एक्शन लिया जा सकता है। सो एडवाइज करना रहता है कि आपको पार्टी पॉलिटिक्स में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या प्रभाव नहीं करना है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कोई ड्यूटी तय करती है तो वो आपको करना है इंडिपेंडेंट फॉर्म में, जिसमें कि आप किसी पार्टी की तरफ से काम नहीं कर रहे। बट राजनीति में वोट देने का अधिकार आपके पास भी है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफाइड टू वोट एट सच इलेक्शन मे बी एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट। सर्विस कंडक्ट रूल में आपको पॉलिटिशियन पे, पॉलिटिक्स पार्टी पे बायस्ड होके प्रभावी रूप से किसी एक के पक्ष में बात करने का अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट का, रूलिंग गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करने का अधिकार नहीं है, बट राइट टू वोट। आप गवर्नमेंट चेंज करने या गवर्नमेंट के फेवर में वोट देने का अधिकार रखते हैं। दिस इज द राइट टू वोट, बट where he does so, he shall give no indication to the manner in which he proposed to vote or has voted। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं, ये शो नहीं कर सकते, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि हम किसे वोट दे रहे हैं या किसे वोट देने वाले हैं, क्यों देने वाले हैं। आपको वोट देना है, ये आपकी राइट है, आप देंगे, बट आप कुल के समाज में, सोसाइटी में इस बात को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। नो रेलवे सर्वेंट जी। ये तो रोल नंबर के हिसाब से ना, कौन सा रूल क्या कहता है हाँ, ये सब। वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, वो जो सब सर्विस कंडक्ट रूल में ही आता है। लेकिन ये तो सवाल में नॉर्मली एक ही पूछते हैं कि किस रूल में, वो हाँ 3A जी। वाली है 3 रूल, बाकी एवरीवेयर का रूल नंबर के हिसाब से वो सवाल नहीं आता है मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने रूल नहीं, नंबर जैसे लिखा आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी रोल नंबर के हिसाब से पूछते हैं ना क्वेश्चन। है। कुछ कुछ है, हाँ कुछ है, बट नॉट सब। कुछ कुछ है, जैसे कि आपके, मैंने बहुत जगह पूछा है कि वो प्रॉपर्टी 15 कौन ने से पूछा है। रूल, हाँ जी, प्रॉपर्टी 15 कौन ने। से रूल में आता है, प्लस वो बिल्कुल। पूछा वो 3A रूल में बिल्कुल। आती है हमारी, जो तीनों भी फर्स्ट वाला पोर्शन है, जो हाँ जी। इंपॉर्टेंट कुछ मिला, बट नॉट एवरी पॉइंट। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द रूल नंबर, दैट इज मुझे नहीं लगा, और मैंने स्लाइड में एक्चुअली रूल नंबर के हिसाब से लिखा भी नहीं। बट ये है कि आप क्या नहीं कर सकते, सवाल में आप देखेंगे हाँ पूछता जी। है 3-4 पॉइंट दे देंगे और पूछेगा कि ये आपके सर्विस कंडक्ट रूल में है या नहीं, तो ठीक वो है पूछता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, वही पूछना था। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, तो कुछ है, बट अगर मैं चूंकि ये स्लाइड को बनाते समय वो ध्यान से लिख देता तो ज्यादा बेहतर रहा। कहना भी सही है, अगली बार कोशिश करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब इसको थोड़ा सा रिव्यू करूंगा ना, तो सबके आगे सर पॉइंट जहाँ लिख देंगे। भी सर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन देख रहे थे, जहां भी पूछा है सर रूल नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा है सर। एवरी क्वेश्चन नहीं, रूल नंबर वो से हमें तो स्पेसिफिक लगता रोल है, नंबर के हिसाब से पूछता है सर। रूल नंबर के जैसे हिसाब से मुझे हरासमेंट का लगता रोल है नंबर क्या है। एक सेकंड, रूल नंबर के हिसाब से मुझे सिर्फ ये वाली क्वेश्चन दिखती है, ये 3A जो आपका है पहला वाला, इसके अलावा एक डाउरी वाला पूछता है रोल नंबर के हिसाब से, और ये प्रॉपर्टी वाला आपने जो बोला वो प्रॉपर्टी पूछता वाला है। रूल 18 और वो प्रॉपर्टी वाला खूब पूछता है, रूल 18 सर ये कौन से रूल रूल नंबर में आता 15 है। पूछता है, जो हाँ, क्वार्टर से रिलेटेड रेंट में हाँ देने जी। का या नहीं, ऐसा कुछ। क्वार्टर से रिलेटेड वाली एक सवाल वो भी पूछता है, ठीक बोले आप, लेकिन कुछ कुछ पूछता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं पूछता है, कुछ कुछ पूछता है। बट इस स्लाइड, ये जो मैंने स्लाइड किया इसमें रूल नंबर लिखा तो वहीं से, लेकिन मुझे वो लिख देना से ज्यादा बेहतर होती, बट वो फॉर दैट है कि इसको हम ठीक है यहाँ सर। पे इसके आगे जोड़ देंगे, बस वो आ जाएगा। हाँ वो कोई नहीं, या आप कंटिन्यू लोग के कीजिए सर। पास, हाँ आप लोग के पास भी मे बी पेपर PDF होगा ही, एक नजर देख सकते हैं, रूल नंबर मिल जाएंगे, वो तो क्लियर कट है, उसमें कुछ नया नहीं है, जो आपके पास है वो मेरे पास भी है, वो PDF में रूल के हिसाब से ही दिए रहते हैं, वहां से मैंने इसमें जो उठा के लिखा तो देरा रूल नंबर को लिखना ऑलमोस्ट उस समय इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, बट क्वेश्चन के हिसाब से कुछ कुछ रूल जो अभी मुझे लगता है पूछता है, तो रूल 3A, रूल 18, एक बोले क्वार्टर वाले इश्यूज पूछा, काम की सवाल पे रूल सबलेटिंग में नहीं लगा सकते, वो भी रूल है एक,
और 2-3 रूल कुछ है, 5-7 रूल इंपॉर्टेंट है जो मैंने टेस्ट सीरीज में बहुत कोशिश किया है उसको रिपीट करने का बार बार, जहां लगा देख मिला मैं उसको टेस्ट सीरीज में डाल दिया तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। ये भी कहीं पे है, सेक्सुअल हरासमेंट वर्किंग वुमेन का ना हो ऑफिस में किस रूल के आधार पे है, इस पे भी शायद एक सवाल था। दैट इज कुछ है, पॉलिटिकल पार्टी में भाग नहीं लेना है, ये वाला भी रूल नंबर कहीं पे मैंने पूछा है। तो कुछ क्वेश्चंस जो जहां पे जैसा मिला वो मैंने आप लोग से पूछ लिया है, तो वो टेस्ट सीरीज में कुछ क्लियर होंगे, कुछ अपने आप से भी पीडीएफ देख लेना है, 2-3 पन्ने का तो है सर्विस कंडक्ट रूल का पीडीएफ। पार्टी पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन ओके, ये तो किया। नेक्स्ट थिंग्स, रेलवे सर्वेंट की वोट, no railway servant shall join or continue to be member or association of union object to activities demonstration which is prejudicial to the interest sovereignty or integrity India public order or the morality। सबसे पहली बात तो है कि जो रेलवे कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ एसोसिएशन या रिकॉग्नाइज्ड यूनियन या यूनियन में जुड़ने का अधिकार है। बट अगर कोई ऐसा यूनियन या एसोसिएशन है जो पब्लिकली देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी इसके बारे में, मोरालिटी के बारे के विरुद्ध जाता है, चर्चा करता है, ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे न्यूज हम लोग देखते हैं कि जो देश की पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसकी क्रिटिसिज्म करने के लिए एसोसिएशन या यूनियन है, तो वहां पे बींगे सरकारी कर्मचारी आप पार्ट नहीं ले सकते। नो रेलवे सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट ऑन होली और पार्ट conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication of electronics media। पत्रकारिता का काम भी आप नहीं कर सकते। अगर आपको परमिशन है, आप पीआईओ हैं, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर करके होता है, तो आप रेलवे के बारे में मीडिया में या किसी मैगजीन में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इन जनरली ये सब रूल होती है कि आप अगेंस्ट लिखेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। इन फेवर ऑफ किसी चीज के बारे में बताना, आपने वंदे भारत के बारे में कोई अच्छा सा आर्टिकल लिखा, दैट इज नॉट ऑफेंस, वहां आपको गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन वंदे भारत भारत की एक ड्रीम ट्रेन है और वहां उसके अपोज में अगर आप कोई आर्टिकल ऐसा लिखते हैं जो वंदे भारत की क्रिटिसिज्म करती है, तो मुझे लगता है कि वहां पे आपके खिलाफ इस रूल के आधार पे एक्शन लिया जा सकता। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है एक लाइन में कहिए, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स और गवर्नमेंट रूल्स और गवर्नमेंट डिसीजंस, बीइंग ए सरकारी कर्मचारी आप नहीं ले सकते, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, आर्टिकल्स लिखना हो, मैगजीन लिखना हो, कहीं पर भी। इन जनरल में ये बातें आती है, बट खुल के नहीं लिखी हुई है, इन जनरल में वही चीजें होती है। आप किसी भी चीज की गवर्नमेंट के डिसीजन के रूल के फेवर में बात करते हैं, दैट इज नॉट ऑफेंस। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट सेम थिंग से आप नहीं कर सकते। नो रेलवे सर्वेंट सेल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एंड एनी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड इन हिज ऑन नेम और एनोनिमसली, यानी किसी भी प्रकार का जिसमें गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ बात कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जो डिसीजन ली है उसके अगेंस्ट में आप उसमें कमियां निकाल रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी चीज आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में अपने नाम से या आपके तरफ से वो गया है, ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। दैट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। सर्विस कंडक्ट रूल में कहा गया है कि ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हैं। No railway servant shall, except with the previous sanction of the government or of the competent authority, ask for or accept contribution to the otherwise sustain himself with a rising of any funds। That is important। रेलवे अपने मतलब पद का उपयोग करके या जो प्रभाव से किसी से फंड राइजिंग पैसा अननेसेसरी नहीं ले सकते। जैसे वो एक घूस के तौर पे आता है, मतलब आपने वहां से गलत पैसा लिया है। कुछ गिफ्ट्स है जो कई बार पूछा है कि ग्रुप ए पोस्ट 5000 तक, ग्रुप बी पोस्ट 3000 तक,
ग्रुप सी पोस्ट 1000 तक और ग्रुप डी पोस्ट 500 तक। ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। इतना तक अगर कोई आपको गिफ्ट करता है तो दैट इज नॉट ए मैटर, वो उसमें नहीं आएगा कि आपने किसी से पैसा लिया पद या प्रभाव के दृष्टि से। तो दैट इज द गिफ्ट जो है लेने का एक प्रोविजन है। इसमें भी कई बार 1-2 सवाल मैंने देखा कि ग्रुप ए ऑफिसर कितने तक का गिफ्ट ले सकता है। देयर आर 5000, ग्रुप बी 3000, ग्रुप सी 1000 और ग्रुप डी 500। ऐसे जितने अंतर तक एस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे उतनी चीजें मिलेगी। बट मुझे जो लगता है कि 20 to 25 क्वेश्चंस रहते हैं। 20 to 25 क्वेश्चंस में इस टाइप के 1 और 2, 3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो देयर आर काफी है कि प्रीवियस ईयर एंड कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को हम कर लें और टेस्ट सीरीज या पुराने साल तो ये पूरा हो जाता है। उतने समय देखिए डिटेल्स में बहुत अंदर तक पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जी कुछ सर बोल फिर रहे भी थे हमको लगता सर है। ये जो गिफ्ट वाला है ये तो सर ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए 25,000 है, ग्रुप बी के लिए 15,000 है और ग्रुप सी के लिए 7,000 है। चेंज हो गया या नहीं? हमको तो पढ़ने में मिला यही है 5000, 3000 हुआ था, बट 7th पीसी के हिसाब से कहीं कुछ चेंज हुआ होगा। एनी रेफरेंस आपके पास कहाँ पे पड़े 25,000 वाला? क्वेश्चंस में ही पूछा है, ठीक है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगा सर। भेज दीजिएगा, ढूंढेंगे। तो देखिए आप लोग फिर याद इसको नहीं रखिएगा, क्योंकि मुझे जो मिला अभी तक पढ़ने के लिए यही था, मुझे याद भी यही है 5000, 3000, 1000 और 500। बट ये पे स्लिप जो पे अपनी पे कमीशन आती है उसके हिसाब से ये सब चीज चेंज होते रहता है कि उसकी वैल्यू बढ़ना। जैसे HBA हाउस बिल्डिंग अलाउंस, ये मुझे रिटर्न में नहीं मिल पा रहा है अभी तक, मेरे पास वही है 7.5 लाख और 10 लाख वाला, लेकिन ये शायद 25 लाख या 50 लाख के आसपास हो गया है। तो हाउस बिल्डिंग अलाउंस की कितनी हो गई है राशि, न्यू बनाने का भी और रिपेयरिंग का भी, ये भी किसी के पास रेफरेंस होगा तो थोड़ा मुझे दीजिएगा। बाकी ये तो मिला 25 लाख है सर वो 100 लाख हो गया सर, नहीं हाँ, 100 हो गया सर बनाने के लिए 1 करोड़। सर। ये 1 करोड़ हो गया है। नहीं वही मैं कंफ्यूजन में हूँ एक्चुअली, ये वाला मुझे कहीं डाटा मिला नहीं। इंटरेस्ट रेट 7.5%, इंटरेस्ट रेट 7.5% है 180 मंथ और 60 मंथ में रिपे करना है, ये भी ओके है। बट उसका ये बढ़ाया है कितना मिलेगा फॉर हाउस बिल्डिंग के लिए, बनाने के लिए और रिपेयरिंग के लिए, ये वाली एक्चुअल अमाउंट का कोई रेफरेंस या एक्चुअल होगा तो ये थोड़ा सा दीजिएगा। वो दैट इज मेरे पास इसके डाटा नहीं है। और इसमें सर 2 ही कैटेगरी होती है इसमें, एक ऑफिसर्स वाली और नॉन ऑफिसर। ग्रुप ए बी सी डी तो मतलब डी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो वैसे ही नल एंड वाइड हो गया। ये हाँ, इसमें ग्रुप डी तो एग्जिस्ट नहीं करता ना अब, तो ये वैसे ही खत्म हो गया। ये हो सकता है चेंज हुई होगी, बट ये डाटा है अकॉर्डिंग टू आपका एस्टेब्लिशमेंट। सर इसमें ग्रुप डी एग्जिस्ट नहीं करता है सर, ओनली ए बी एंड सी है। A, B and C है। ये जो मैं लिखा हूँ आपका, ये अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट बुक से ही कहीं से लिखा था, बट मे बी ये चेंज हुआ होगा। हो सकता है ये 5th पीसी वाली हो या 6th पीसी वाली हो, उसके बाद ये चेंज हो गया होगा, तो दैट इज डिफरेंट। तो मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर किन्हीं के पास कुछ रेफरेंस होगा तो दे दीजिएगा, मैं इसको बदल दूंगा। कुछ कुछ चीजें एस्टेब्लिशमेंट में चेंज होते रहती हैं, जिनके पास जो चिट्ठी आया वो अपडेट कर लेगा। और एक ये हाउस बिल्डिंग अलाउंस वाली, एक ये डाटा है, जैसे एक 25 लाख की भी बात आई, 1 करोड़ की भी आई, तो इसलिए मैं भी कंफ्यूजन में, थोड़ा सा ये देख लेना है। और दूसरा क्या है कि 50% डीए बढ़ने के बाद बहुत सारी अलाउंसेस 25% बढ़ जाती हैं। हम लोग का डीए 50% बढ़ चुका है, बट इस एग्जाम में जो अलाउंसेस के लिए चिट्ठियां आना है शायद वो आई कि नहीं आई, इसलिए वो भी 25% बढ़ के आंसर शीट होगा या पीछे होगा, दैट इज आल्सो कंफ्यूजेबल कि नए वाले डीए के हिसाब से, क्योंकि जनवरी से तो हमारा आपका जनवरी नहीं, हाँ जनवरी से तो डीए बढ़ चुका है, 50% हो गया है। तो ये गिफ्ट वाले पे मैटर को यहीं पे सुलझाते हैं। अगर आप लोग किसी के पास कुछ रेफरेंस होगा तो इसको एरर के साथ हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये मुझे भी शक के दायरे में है, पुराना डाटा नहीं है। इसमें सर एचबीए में सेलिंग लिमिट है 1 करोड़ की। 1 करोड़ की बहुत जगह 25 लाख भी मुझे मिला, पुराने डाटा तो 7.5 या 10 लाख। 25 लाख और 34 मंथ की बेसिक, हाँ whichever is less।
एक ये लाइन भी है इसके बीच में 34 मंथ या फिर और 25 25 लाख, लाख दोनों में जो कम हो, नॉट अधिक, हाँ जी, जो जो कम है मिनिमम, उसमें दोनों में जो मिनिमम हो वो आपको करना है। में है। बट अभी बीच में जो भी बताया वो शायद प्रमोद सर या किन्हीं की बात आई कि 1 करोड़ हो गया है, ये भी मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला कि बढ़ा दिया गया है। नहीं, मैक्सिमम लिमिट आप 1 करोड़ तक का खरीद सकते हैं, ठीक है जी। 1 करोड़ तक का आप खरीद सकते हैं, उसमें ये है कि 25 लाख या 34 महीने से कम ये आपको एडवांस मिल जाएगा पैसा। 1 करोड़ की खरीद सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी हुई हमारी। हाँ हाँ, बात कर रहा मतलब हूँ, प्रॉपर्टी आप बात कर 1 करोड़ की मैक्सिमम खरीद सकते हैं। बात कर रहा हूँ मैं हाउस बिल्डिंग अलाउंस की, हाँ, HBA तो अलाउंस है सर वो 25 लाख या 34 मंथ है। अच्छा, अभी भी वही है, 34 मंथ तो पहले भी था, बस वो 25 लाख साढ़े सात लाख को बढ़ा के 25 लाख कर दिया। ओके, थोड़ा सा कंफर्म हो जाइएगा एज पर चिट्ठी, क्योंकि ये सवाल पूछता है। हाँ जी। हाँ, बहुत बार पूछता है, उसका दोनों में जो कम होगा वो दे सकते हैं। कम है। और आप और प्रॉपर्टी रीपेमेंट खरीद सकते हैं 1 करोड़, रीपेमेंट की 1 तो करोड़ का 180 प्लस 60, 60 हाँ दैट इज जी। द रीपेमेंट। इसमें आपको हाँ, प्रिंसिपल देना है, ये इंटरेस्ट देना है, ये सब इंटरेस्ट चेंजिंग में नहीं, इंटरेस्ट देना है। ये सब चेंजिंग नहीं होती है, चेंजिंग होती है ओनली अमाउंट। ये अकॉर्डिंग टू पेमेंट के साथ, बेसिक के साथ, पे कमीशन के साथ चेंज होता जाता है। और तो दैट इसमें इज प्लस वो भी है, आपका मिनिमम 5 इयर्स का नौकरी होना चाहिए, ओके। लास्ट हाँ, टाइम पूछा था। ये भी कई बार हाँ पूछती है कि मिनिमम 5 इयर्स आपको सर्विस में होना है, रेगुलर सर्विस, मिनिमम 5 ईयर रेगुलर सर्विस होना है, 34 मंथ, और ये 180 एंड 60 दैट इज फिक्स्ड, ये 25 लाख अकॉर्डिंग टू 7 हाँ, अकॉर्डिंग टू इसमें 7। है ये नया मकान खरीदने के लिए अगर रेनोवेशन करना है तो 10 लाख मिलता है। 10 लाख वो कम था, यहाँ पे 10 लाख आ जाएंगे। 10 लाख आएगा। ओके, बट और इंटरेस्ट रेट भी ध्यान रखेंगे, डेयर आर 7.5%। 7.5 का, हाँ 7.5 का। अभी चेंज हुआ, 2021 टू 23 था, 23 टू 25 शायद अभी न्यू चिट्ठी आया मार्च 2024 में 7.5% ही रखा हुआ है। 7.5 ये हर 2 साल पे चेंज होती है, एवरी 2 ईयर पे रेलवे बोर्ड चिट्ठी निकालती है। तो मार्च 2024 में जो चिट्ठी आई उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट 7.5%, दैट इज कंप्लीट HPA। ओके, तो एक सवाल यहां से भी पूछने का चांस रहता है, ये गिफ्ट्स पे थोड़ा सा नजर रखिएगा, लेटेस्ट सर्कुलर जिसके पास होगा थोड़ा शेयर कर दीजिए। डॉरी की भी कहानी है, रेलवे कर्मचारी डॉरी नहीं ले सकते, गिव और टेक, or avoid the giving, taking dowry, demand directly or indirectly from the parents, the guardians, bride or the bridegroom, as the case may be any dowry। आप यदि सिंपल एक लाइन में रेलवे सर्वेंट डॉरी की डिमांड नहीं कर सकते। उसके अलावा प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, कोई भी दूसरा अपने काम के अलावा किसी भी प्रकार का कोई रेगुलर बिजनेस आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर सरकार प्रीवियस सैंक्शन नहीं दिए तो नहीं मिलता इमीडिएटली, engage directly or indirectly any trade or business or negotiate for a undertake any other employment or hold an elective office, canvass for a candidates or candidates for an elective office in any body whether incorporated or not, canvass in support of any business of insurance agency, commission agent, etc, or managed by any member of his family, take part except in the discharge of his official duty, in the registration, promotion or management of any bank or other company, participation in or associate himself in any manner of the making of a sponsored media, radio television program, a media program commissioned by the government media but produced by the private agency, a privately produced media program including video मैगजीन। दैट मीन्स इनडायरेक्ट वे में ये कहिए कि किसी भी प्रकार का आप सरकारी नौकरी में जो वर्क अलॉटेड है उसके अलावा कोई ऐसा काम आप नहीं कर सकते जिसके थ्रू आपके फैमिली मेंबर या कोई और एसोसिएट बिजनेस मेंबर या किसी प्रकार का कोई जो वर्कर्स है वो इन्फ्लुएंस हो आपके प्रभाव से, यानी आपका प्रभाव का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। दिस इज रूल, ये रूल में आता है। बट
एक नेक्स्ट, नो सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, नो इंसॉल्वेंसी इन द हैबिचुअल इंडिविडेंस। तो दो तीन चीजें हैं, एक तो आपको अपने सरकारी क्वार्टर को भाड़ा नहीं लगाना है, और दूसरा वो जो किसी से उधार लेना फिर उसको पैसा नहीं देना, ये सब वाली जो कहानी होती है वो आपके हैबिचुअलिटी में नहीं हो। ये सब भी सर्विस कंडक्ट रूल में ही आता है एक तरह से। सर इसी में पूछता है सर 15 और 15A में करके इसको दिया है, तो इसमें सर 15 मतलब है ना, ठीक है मैं समझ गया, रूल मैं नहीं लिख पाया यहाँ पे, ये मैं मानता हूँ, ये मुझे लिख देने से ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि पूछता है बहुत सारा सवाल, हम भी आप लोग को टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, मुझे भी मिल रहा है कि बहुत जगह पे ये रूल लेके आ रहे हैं, तो एक नजर देख लीजिएगा, या आगे चल के मैं हो सकता हूँ इसकी स्क्रीनशॉट शेयर करने के पहले इसमें मैं ऐड कर दूं अगर समय मिल गया तो, ठीक है, क्योंकि वो सीरियल वाइज ही लिखे हैं, बट वो रूल का नंबर यहाँ पे लिखने के समय नहीं लिखे होंगे, जो भी हो ध्यान में नहीं रहा। और एक जो इंपॉर्टेंट और है, कंजम्पशन ऑफ एंटी ड्रिंक्स और ड्रग्स, नशा नहीं करना है बिफोर 8 आवर्स ऑफ कमेंसमेंट ड्यूटी चावल ने मेरी जान ले ली। और एट द टाइम ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के पीरियड भी और ड्यूटी शुरू करने के 8 घंटा पहले तक के बीच में आपको क्या करना है, कोई इसी प्रकार का नशा नहीं करना है। नहीं तो जो चेक होती है, खास करके रेगुलर वे में रनिंग स्टाफ की चेक होती है, आपके 100 mg में 1 to 40 mg के बीच भी अगर मिल गया, वो जो इसकी अमाउंट होती है जो चेक करता है, उसकी क्वांटिटी है कि 100 mg में 1 to 40 यानी 1 to 40% के बीच अगर मिल गया तो यू हैव टू एक्सेप्ट फाइन, आपको मेजर चार्जशीट दिया जाएगा। एक तो ये है, और दूसरा है कि अगर ऑन ड्यूटी में मौत हो जाती है, ऑन ड्यूटी अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है और पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आता है कि आप नशे में थे, कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स कुछ लिए हुए थे, तो आपको जो सरकार की तरफ से कंपनसेट या और भी चीजें मिलने होती है वो रुक सकता है, यहाँ तक कि कंपनसेट पे जो डिपेंडेंट को नौकरी मिलना है वो भी नहीं मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स में ये भी आ जाते हैं। सो देयर आर रेलवे सर्वेंट शैल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द लॉ relating to intoxicating drinks or drugs during the course of his duty, and shall also take care that the performance of the duty anytime not affected in any way by the influence of such drinks. Refraining from consuming any intoxicating drinks, drugs, public place. A railway servant shall not appear in the public place stage of intoxicating, use the intoxicating drinks or drug to access. ये रूल्स में है, बट इन जनरली जो सवाल पूछता है बहुत बार मैंने देखा, आप लोग भी उससे पूछे होंगे या किसी से में मिल जाएगा कि ड्यूटी के 8 आवर्स बिफोर आपको किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना एंड ड्यूरिंग ड्यूटी पीरियड भी नहीं करना। डायरेक्टली में जो ड्राइवर है, लोको स्टाफ, रनिंग स्टाफ है, वो जिस समय साइन ऑन करता है ड्यूटी, उस समय उसे ब्रीथिंग टेस्ट लेना पड़ता है कि उसके 8 घंटे पहले की पोजीशन मिले, और जब ड्यूटी के ऑफ करता है 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब साइन ऑफ करता है, दैट टाइम ऑल्सो लेना पड़ता है। इन दोनों कंडीशंस में है कि 8 घंटे पहले भी उन्होंने कोई प्रकार का नशा नहीं किया एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड भी कुछ नहीं किया, नहीं तो उनके ब्रेथ एनालाइजर टेस्टिंग में मिल जाएगा, जो रिकॉर्ड उसकी होती है कि 100 mg में 1 to 40% के बीच, 1 से 40 mg के बीच अगर मिला, दैट मींस कि वो 8 घंटे के बीच में कभी नशा किया है, और उसके लिए जो चार्जशीट है दैट इज मेजर, यानी SF5 ही मिलेगा, नॉट बिलो। इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने लायक, जो आप रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने उसके ढेर सारे रूल के सामने से लिख कर रखे हैं। गैम्बलिंग अगेंस्ट सर्विस कंडक्ट रूल, यस। एक्सेप्टिंग ऑफ डाउरी अगर यस, एज पर कंडक्ट रूल, परमिशन ऑफ नेसेसरी परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये 18 का है, ये पूछता भी पूछता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रूल है, दिस इज द 18। चार्ज फॉर इनडिसिप्लिन आर लेवल्ड अंडर विच रूल ऑफ कंडक्ट, रूल 312, जहां पे सर्विस कंडक्ट रूल का मेन पार्ट है, वो जो तीनों पार्ट है उनको दिखता है।
कितने घंटे के पहले उसको नहीं लेना है कोई नशा, एज पर रूल 22, अंडर रूल 22 running staff are prohibited from consuming any intoxicant drinks, drugs before how many hours? 8 hours of sign on. Which rule of railway service conduct there is a ban of renting of accommodation 50 days, जो भी आप बोल रहे थे। तो कुछ चीजों को मैंने यहाँ पे लाके लिखने का कोशिश कर दिया था। अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट एक्सेप्टिंग गिफ्ट प्रोहिबिटेड, जो गिफ्ट है रूल 13 के अंदर में आपको कोई भी गिफ्ट विफ्ट नहीं लेना है। किस रूल में है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, रूल 3C ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट, विच रूल में है? दैट इज द रूल 3C। अंडर विच रूल मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ऊपर भी लिखा था, रिपीट हो गई, दैट इज द 18। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है तो रूल 18। नेक्स्ट सर, आगे यहाँ पर सर, ये इंडिया और अब्रॉड का पूछता है सर। इंडिया और अब्रॉड का भी पूछता है। क्या 18 उसमें में। 18 में अलग होंगे, 18 1 2 करके बांटा होगा। इसे 1 में है परमिशन ऑफ नेसेसरी फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रूल 18(1). रूल सर्विस कंडक्ट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज मेंशन, तो 18 में पूरा, इसमें 18 1 2 3 करके आगे बढ़ाए होंगे, जिसमें डिफरेंट चीजें और होंगी कि अब्रॉड में किस पे आता है या विद इन कंट्री किस पे आता है। जब देख लेने से सही रहेगा। इधर तो हम लिखे नहीं है, लगता है नहीं लिखेंगे। अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट फॉरबिडन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, रूल 5, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। Son daughter will come within the preview of railway servant conduct rule in is dependent upon railway servant. Yes, railway servant conduct rule 3A, वो तो ऊपर लिख दिया, फिर promptness and courtesy, उसमें 3 आता है। 3 will lead to observance of government policy. Rule 13 for gift के लिए, and conduct rule is about consumption of capital, rule 22, वो तो ये भी पीछे मैंने लिख दिया, चलो रिपीट हो गई यहाँ पे बहुत सारा, बहुत अधिक है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है कुछ यही है, बाकी तो सारे रूल याद रखना संभव भी नहीं है, लगता भी नहीं है। अंडर विच रूल प्रोविजन ऑफ रेडिंग एम्प्लॉय फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज, रूल 22A, 14 साल से छोटे बच्चे को आप किसी भी काम में नहीं लगा सकते, वो है रूल 22A। जो भी आपके साथ मिनिमम एज है काम करने का, वो 14 साल या से ऊपर होना है। अंडर विच रूल ऑफ कंडक्ट डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, रूल 2, सरकार के बारे में जो डेफिनेशन दी गई है वो रूल 2 में है, और ये किस पे डिपेंड लागू होती है? ऑल गजेटेड एंड नॉन गजेटेड एम्प्लॉय। आपके जो सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है, ये सारे गजेटेड एंड नॉन गजेटेड जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके ऊपर लागू। तो सर्विस कंडक्ट रूल पे जो 2-4 सवाल, 2 साल क्या, 1 या 2 संभावना है आने का, आ सकते हैं, नॉट 100%, क्योंकि 20-25 में कितना पूछेगा, कहां से पूछेगा, जो आ गया समझिए दैट इज बेटर। इसके साथ जुड़ा हुआ रूल है पेंशन रूल 1993, और इसकी अमेंडमेंट हुई है 2016 में, रेलवे सर्विस पेंशन अमेंडमेंट रूल्स 2016। रूल 1993 की है लेटेस्ट अमेंडमेंट इन 2016। सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन सिस्टम इन रेलवे। रेलवे में पेंशन सिस्टम आया कब? ये आया 16 नवंबर 1957। 16 नवंबर 1957 को रेलवे में पेंशन की बात हुई। When was pension introduced in Indian Railway? 1/4/1957 रेलवे बोर्ड नंबर ये मिल गया तो मैंने लिख दिया था 1/4/1957। 1 अप्रैल 1957 को पहली बार आपके यहाँ पेंशन के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुई। What is the minimum qualifying service for pension? 10 years, 10 साल मिनिमम आपको करना है। फुल पेंशन नहीं मिलेगी, 20 इयर्स में फुल पेंशन मिलती है, पर 10 साल अगर आप करेंगे तो कुछ परसेंटेज पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। Which scheme was replaced by pension scheme 1957? इसके पहले रेलवे में कौन सा रूल था? जो रूल 1957 में आई पेंशन रूल, इसके पहले था स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड स्कीम, SRPF, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड स्कीम।
स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो रेलवे बोर्ड लेटर नंबर लिखा है FE1, ये सब तो पूछता नहीं है। तो पूछता ये है कि जो पेंशन स्कीम आया हमारा नया वाला रेलवे में, ये पुराने किस रूल को हटाया, दैट इज द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड स्कीम SRPF, इसको हटा के आपका पेंशन स्कीम आया था 1957। CGEGIS जो ग्रुप स्कीम इंश्योरेंस है, 30 रुपीज कटती है शायद हम लोगों का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये कब आया था? 1/1/1982 को, 1 जनवरी 1982, 1/1/1982। फैमिली पेंशन कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ? 1/1 ये छूट किया यहाँ पे 1964 या 1960 शायद, 64 है, 1/1/1964 को छूट किया। डेटेड भी आया था 4/7/64 में आया था ये चिट्ठी, तो 64 में से लागू हुआ था फैमिली पेंशन। लिखने के समय मिस्टेक हो गई। अनमैरिड डॉटर above the age of 25 years is eligible for family pension। यस, 2007 से अनमैरिड डॉटर एलिजिबल हुई है फैमिली पेंशन के लिए, जो एज ऑफ 25 ईयर्स से अधिक है। ये 2007 के पहले नहीं था, दैट इज 6/9/2007। बट नॉर्मली एपीओ वाले एग्जाम में इतना डिटेल में पूछते हैं, हमारा आपका एसएनटी का देखिएगा तो इतना डिटेल्स में हमें बहुत कम दिखता है। व्हाट इज द मिनिमम फैमिली पेंशन? मिनिमम सब्जेक्ट टू आरएस 9016 में 3500 था, एंड आफ्टर 16 30% ऑफ बेसिक पे और मिनिमम 9000। ये सवाल हमने पूछा भी था, शायद क्यूजी है ग्रुप नहीं, वो तो टेस्ट ग्रुप में है। उन्होंने बताया सर 9000 प्लस डीए, तो पेंशन वाले को भी डीए मिलता है, बट पेंशन जो शुरू होगा दैट इज मिनिमम 19000 और 30% ऑफ बेसिक पे, दोनों में जो अधिक हो वो चलेगा। ऐसा नहीं कि 9000 मिल रहा है, 30% ऑफ बेसिक पे अगर अधिक मिलता है तो वो भी मिल सकता है। सो मिनिमम फैमिली पेंशन जो है 30% ऑफ बेसिक पे या 9000 रुपया, दोनों में जो कम हो वो मिलेगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 9000। 30% अगर मेरा 12000 होता है तो ये 12000 मिलेगा, लेकिन 9000 से कम नहीं मिलता है। तो ध्यान रखेंगे फैमिली पेंशन 1/1/2016 यानी कि दैट इज द 7th पीसी से आपका 9000 मिनिमम हो गया। इसके पहले 3500 था, 500। तो ये फैमिली पेंशन है क्या सर? थोड़ा सा मेरे पास कोई भी डिपेंडेंट है, जैसे कि रिटायर कर गए, वो डेथ हो गई, उनकी वाइफ को मिलेगा, तो उनको तो 50% मिलता है मिनिमम, वहां से शुरू होती है। और वो जब कर जाएंगे तो उनकी वाइफ को उनका भी याद आता है, दैट इज नॉट 25, दैट इज 30% है, ठीक है, उनकी वाइफ को, दैट इज द फैमिली पेंशन। कोई रेलवे एम्प्लॉय अगर एक्सपायर कर गए रिटायर्ड के बाद, उनकी वाइफ है, उनके वाइफ को, या फिर उनके बच्चे हैं, जैसे विडो है या माइनर बच्चे हैं, उनको भी मिलता है, दैट इज द फैमिली पेंशन। कोई विडो बेटी है, डॉटर है, जिनका कि और कोई नहीं था माता पिता के अलावा, तो उसे भी मिलते रहता है, तो वो सब फैमिली पेंशन के अंदर में आता है। और जो स्टाफ है उनको जो मिलता है वो उनका सर्विस पेंशन है। ये खूब पूछता है PFRDA का फुल फॉर्म, मैंने अपना ग्रुप बी वाले एग्जाम में भी किसी सेट में बहुत देखा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरा भी टेस्ट पेपर में बहुत जगह होगा। हाउ मच एडिशनल पेंशन गिव टू 100 ईयर, दैट इज 100%। ये एक सवाल शायद पीयूसी या कोई सवाल उठाए भी थे इस पे कि सर 95 से 100 में 50% है एंड मोर देन 100% है, नहीं, वो 100 से ही शुरू हो जाता है, 100 एंड मोर के लिए 100% है, और 95 से 100 तक, मतलब 95 से 99 साल 11 महीना 29 दिन कहिए, यहां तक जो है आपको 50% मिलती है। लेकिन अगर कोई आदमी 100 कर लिया, सेंचुरी मार लिया, तो उस दिन से उनकी पेंशन जो है 100% बढ़ जाती है 100 से। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। लिखे हाउ मच एडिशनल पेंशन गिवन टू 100-year-old पेंशनर्स, दैट इज 100%। उनका जितना पेंशन है उससे 100% अधिक मिलेगा। सब डायरेक्ट सवाल है और कुछ खास नहीं है, याद रखिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। चीजों पे कमांड नहीं किया जा सकता, इतना ही पूछेगा, बट यही सबसे ही पूछता है। When is insurance fund CGEGIS is payable?
ऑन द डेथ ऑफ एम्प्लॉय व्हाइल इन सर्विस। CGEGIS में जो 30 रुपीज करके कटता है हम लोगों का, ये एक ही समय है मिलने का अगर हम ऑन सर्विस में हमारी डेथ हो जाती है। जो डेथ ग्रेचुइटी मिलता है उसके साथ ये भी मिल जाता है। नॉर्मल वाले को on retirement of an employee entitled to receive which funds under CGS, on retirement of employee entitled to receive saving fund with the interest under CGEGS। जो CGEGIS के पैसा का इंटरेस्ट वगैरह है उसका सेविंग फंड से कुछ पैसा नॉर्मल रिटायरमेंट को मिलता है। और जो इंश्योरेंस का पैसा है वो इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलता है जो अगर किसी कारण से एम्प्लॉय का ऑन ड्यूटी में डेथ हो गई तो, सर्विस में डेथ हो गई तो। Up to what age mentally retarded son daughter eligible for family pension? जो बच्चा mentally 40% डिसेबल है, जिसे आपने बोला फैमिली पेंशन, तो अगर कोई सर्विस होल्डर है उसका बेटा कोई मेंटली 40% डिसेबल है तो उसे जीवन भर जो है वो फैमिली पेंशन मिलेगा। दैट मींस जो लास्ट बेसिक था उस स्टाफ का जो रिटायर किया था उसके 50% पे तो उसकी बेसिक फिक्स होती है पेंशन का एंड 30% में फैमिली पेंशन फिक्स होती है। So this is the lifelong on production of medical certificate having above 40% disability, तो वो फैमिली पेंशन उनको मिलते रहती है लाइफ टाइम। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ VRS 20 इयर्स। फुल पेंशन के साथ 20 साल अगर आप नौकरी कर लेते हैं तो जो भी बेनिफिट मिल रहा है आपको फुल बेनिफिट मिलती है, यानी कि आपने सर्विस लेंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। Up to what age an unmarried unemployment son eligible for family pension? 25 years। अगर कोई फादर सर है ये 10 इयर्स में और 20 इयर्स में क्या अंतर है? जो 10 इयर्स पढ़े थे हम लोग 10 इयर्स में बेनिफिट कम मिलते हैं, हाफ पेंशन मिलेगा, ग्रेचुइटी का पैसा कम मिलेगा, वो बटा हुआ है, मतलब आपको फुल सर्विस नहीं किया, आपने हाफ लेंथ ऑफ सर्विस किया। 20 इयर्स को फुल लेंथ ऑफ सर्विस में माना जाता है, इसलिए सेना लोगों में देखिए मिनिमम सर्विस 20 इयर्स है। 20 इयर्स अगर आपने सर्विस कर लिया तो आपकी जो भी बेनिफिशियरी मिलना है ग्रेचुइटी का, पेंशन का, वो फुल मिलेगा कंप्लीट जो भी एज पर रूल है। और 10 इयर्स में मिलना शुरू हो जाएगा बट हाफ मिलेगा एवरीथिंग्स का, फुल पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेचुइटी का फुल पैसा नहीं मिलेगा, सब हाफ मिलेगा। तो 10 इयर्स और 10 इयर्स से पहले जाते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी मिनिमम 10 इयर्स सर्विस करिएगा तभी आपको पेंशन वेंशन कुछ मिलने की संभावना है। 10 इयर्स से कम करिएगा तो कुछ नहीं। ये जो फैमिली पेंशन की एक और बात हो रही थी कि अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय है, अगर वो रिटायर हो जाता है या ऐसे भी एक्सपायर कर जाता है तो उनका जो माइनर चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको 25 साल तक, अगर वो 18 साल के बाद तो जॉब होल्डर भी हो जाएगा, लेकिन 25 साल तक अगर वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसे 25 साल तक फैमिली पेंशन मिलता रहेगा। आफ्टर 25 इयर्स अगर वो कुछ नहीं कर पाया, लायक नहीं बन पाया तो बेकार है, फिर अगर बन गया तो ठीक है, लेकिन 25 इयर्स तक उसे गार्डियंस की फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। पेंशन का मैक्सिमम कितना है? किसी स्टाफ को अधिकतम पेंशन? सर यदि स्टाफ लाइव है या रिटायर कर गया है, लाइव है वो, वैसे केस में तो फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा सर। नहीं, फैमिली पेंशन का यदि वो डिसेबल है फिर भी नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन का मतलब ये है कि पेंशनर नहीं है, नहीं समझे? जैसे कोई आदमी है एक्स, ये रिटायर कर गया, इसकी पेंशन मिल रही है 40,000 कुछ भी, अब इसके पास जितने डिपेंडेंट है उसमें तो पैसा मिल रहा है ना, लेकिन ये अगर नहीं रहता है, अब इसका एक बच्चा था जो मेंटली डिसेबल है 40%, तो इसको उसकी बेसिक का 30% एज ए फैमिली पेंशन के तौर पे लाइफ टाइम मिलता रहेगा। लेकिन अगर गार्जियन है तो फिर नो मैटर। फैमिली पेंशन तभी मिलती है जब पेंशनर नहीं रहते हैं, पेंशनर अगर जिंदा है तो फैमिली पेंशन नहीं मिलता है जी। फैमिली पेंशन पेंशनर की वाइफ को, पेंशनर का डिसेबल बच्चे को, पेंशनर की और कोई बेटी या बहन है जो डिपेंडेंट इसके ऊपर था, यानी तलाकशुदा बहन है या और जिसको बोलते हैं कि विडो बेटी है, तो डॉटर है, इन सबको भी फैमिली पेंशन के तौर पे मिलता है क्योंकि वो डिपेंडेंट था इसी पेंशनर के ऊपर। तो पेंशनर के ऊपर जो भी डिपेंडेंट है उसको उस हिसाब से नॉर्म्स दिया गया है। बेटा था तो 25 इयर्स तक अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उसको मिलेगा, 25 इयर्स के बाद नहीं मिलेगा।
वो चीजें बताइए। सर तो यदि रिटायरमेंट के बाद कोई भी उसके फैमिली मेंबर में कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं है, तो कुछ नहीं तो मिलेगा। उस केस में रिटायरमेंट के बाद क्या फैमिली पेंशन मिलेंगे यदि देखिए, एम्प्लॉय मैं देखा बता दे जाता रहा हूँ, तो? फैमिली पेंशन किसको मिलेगा? जो इम्प्लॉय पे डिपेंडेंट था। इम्प्लॉय पे डिपेंडेंट कौन हुआ? एक तो उसकी वाइफ जब तक जिंदा रहेगा लाइफ टाइम मिलेगा। अगर वाइफ भी डेथ कर गई तो इन दोनों के पास नीचे अगर कोई बेटा है, सन या डॉटर, अनमैरिड है, मेंटली डिसेबल है, तो इनको लाइफ टाइम मिलेगा। ठीक है। अगर सन मान लिया जाए, ये हो गया नहीं है तो सन तो अगर है कमाने लगा तो फिर किसी को नहीं मिलेगा, बट अगर सन नहीं है, ओनली डॉटर है, अनमैरिड है, तो इसको भी मिलेगा। डॉटर है, मैरिड था, बट वो जो क्या बोलते हैं, तलाक हो गई है, यानी डाइवोर्स डॉटर है, तो उसे भी मिलेगा। अगर इसका सिस्टर था और वो डाइवोर्स सिस्टर है, यानी कि इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसको भी मिलेगा। दैट मींस सिंगल लाइफ टाइम है, जी, डाइवोर्स का तो ये लाइफ टाइम रहेगा ना डाइवोर्स को सर? लाइफ टाइम है, डाइवोर्स को, मेंटल डिसेबल को, ये सब को लाइफ टाइम है। इट्स ओनली बेटा के लिए जो कमाने के लायक आगे चल के हो जाएगा, या फिर बेटी में जिनकी शादी हो गई, अनमैरिड को भी लाइफ टाइम मिलेगा। अगर वो मैरिड है तो फिर नहीं मिलेगा। और बेटा में क्या है कि 25 इयर्स तक उसे मिलेगा कि भाई आप कुछ कमाने लायक हो जाओ, बट अगर 25 इयर्स में वो कमाने लायक नहीं होता है तो फिर उसे भी नहीं मिलेगा। रूल्स ऐसा ही करता है। पेंशन का जो मैक्सिमम अमाउंट है आपके 7th पीसी के हिसाब से 1,25,000, इससे अधिक किसी को पेंशन नहीं मिल सकती। Whether dependent parents of bachelor son eligible for family pension? Yes. ये कहा जाता है, कोई लड़का अगर नौकरी कर रहा था, और उसकी एक्सपायर हो जाती है किसी कारण से, और उसके जो मदर एंड फादर थे, पेरेंट्स थे, वो फुल्ली डिपेंडेंट इसी पे है, इनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। मदर और फादर दोनों में किसी का कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, और बेटा बैचलर था, यानी शादी नहीं हुई थी बट एक्सपायर कर गया ड्यूरिंग सर्विस, जिनके मदर और फादर को भी फैमिली पेंशन मिलने का प्रोविजन है। यानी कोई पेरेंट्स जिनका बैचलर सन एक्सपायर हो जाता है तो उसमें पेरेंट्स को फैमिली पेंशन मिलने का प्रोविजन है। लेकिन अगर ये बैचलर की जगह ये मैरिड रहता तो इसकी वाइफ को मिलेगा, फिर पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कितना परसेंट मिलेगा सर? कितना परसेंट? 50%? सॉरी, फैमिली पेंशन का 30% है, मिनिमम 9,000, या फिर जो मिल रहा है वो बेसिक का 30% पे डीए के हिसाब से प्लस। तो लेकिन कम से कम वो 9,000, उससे अधिक हो सकता है बट 9,000 से कम नहीं। हाउ मच मंथली इनकम डज सन डॉटर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन? नॉट एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन 9,000। लेकिन उसी में अगर वो पेरेंट्स को 9,000 रुपए की आमदनी है कहीं से तो फिर नहीं मिलेगा। अगर आमदनी नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है तो ही मिलता है। लेकिन अगर 9,000 की इनकम ऑफ सोर्स है तो फिर उसे फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। एनपीएस में कितना टायर है? 2 टायर। एक टायर 1 तो सबके पास, आपका सीनियर डीपीओ यहाँ से खुल गया है। टायर 2 आप खोल सकते हैं। एनपीएस में 2 टाइप का सिस्टम है पैसा इनपुट डालने का। एक टायर 1 जो पीपीएफ के जैसा लॉक पीरियड होती है और निकालने के कुछ क्लाउज है, बट टायर 2 जस्ट म्यूचुअल फंड के जैसा होता है, कितना भी डालिए कितना भी निकालिए वो आप पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ रिटायरिंग पेंशन? 20 इयर्स। 20 साल अगर आप नौकरी करेंगे तो ही फुल रिटायरिंग पेंशन मिलेगा। ये तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस को हमने भी पूछा, आप लोग भी जवाब दिए। 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, और एम्प्लॉयर देता है 14%। रेलवे में एम्प्लॉयर 14% देता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब जगह अलग अलग है, बट फॉर रेलवे में एम्प्लॉय के अकाउंट में 14% बेसिक प्लस डीए का देता है, और हम लोग 10% देते हैं। सर कितने महीने के बाद सर एलिजिबल है कुछ विड्रॉ करने के लिए सर ये एनपीएस में? एनपीएस 1 में वो तो देखना पड़ेगा, महीना तो नहीं है, शायद 5 साल है और कुछ इस तरह के है। उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें 36 मंथ्स लिखा हुआ था आंसर में नायर का, हमको जस्टिफाइड नहीं लगा।
नहीं तो एक नजर देख लीजिएगा, मैं एनपीएस के रूल में सीधा सीधा दिया हुआ है, उसमें दो तीन क्लाउज, उसमें दो तीन क्लाउज है। एक तो समय, और दूसरा उसमें ये भी क्लाउज है कि कुछ विशेष पर्पस में ही दे सकता है आपको, मेडिकल या हाउस बिल्डिंग या बेटी की डॉटर्स का मैरिज, ऐसे कुछ स्पेशल क्लाउज है, उसी पे दे सकता है। और कुछ फिक्स टाइम पीरियड है, उस फिक्स टाइम पीरियड में भी है कि इतना ही परसेंट दे सकता है। ये थोड़े से डिटेल में आपको एनपीएस के क्लाउज को देखना पड़ेगा। वो एक दो पढ़ने का गूगल में मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगा वहां। चलिए एक स्लाइड और है फैमिली पेंशन पे, तो निपटा ही लेते हैं थोड़ा। From which date dependent parents are made eligible for family pension? 1/1/1998 से जो बैचलर स्टाफ है उसके डेथ के बाद डिपेंडेंट पेरेंट्स को कुछ मिलेगा, ये 98 के पहले नहीं था। 98 में ये इंट्रोड्यूस हुआ कि उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी कुछ मिलना चाहिए, बट शर्त यही है कि उस डिपेंडेंट पेरेंट्स को 9,000 की इनकम नहीं होनी है। In case of employee marries after retirement, whether his widow is eligible for pension? Yes. अगर कोई स्टाफ रिटायर कर गया फिर शादी करता है और फिर वो मर जाता है, तो फिर उसकी जो विडो वाइफ है उसको भी पेंशन मिलेगा, भले ही वो शादी रिटायरमेंट के बाद किया हो। कंफ्यूजेबल क्वेश्चन रहता है, बट इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। अमाउंट ऑफ पेंशन पेएबल टू मोर देन वन सर्वाइविंग विडो, किन्हीं को दो शादी किया हुआ है और दोनों को पेंशन मिलना है, तो बंटवारा हो जाता है 50-50%, बट कोर्ट को देना है ये सर्टिफिकेट कि दोनों को आधा आधा पेंशन बांट। और एक जो मैंने पीछे बोला कि कितने एज पे उसको मिलेगा, 80 से 85 में 20% पेंशन बढ़ जाती है, 85 से 90 में 30, 90 95 40, 95 टू 100 50, मोर देन 100 ईयर्स 100। तो मोर देन 100 में 100 यहाँ इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा 100 यहाँ इंक्लूड नहीं है, 100 यहाँ इंक्लूड है। 100 साल या उससे अधिक पे आपको सेंचुरी जैसे ही मारे आपका पेंशन 100% बढ़ जाता है। ठीक है। How many types of pension? There are 6 type of pension Indian Railway में है। Pay in element is counted for the pension of loco inspector 30%। जो रनिंग स्टाफ है ना उनके पे में 30% की एक्स्ट्रा रनिंग अलाउंस के तौर पे लोको इंस्पेक्टर लोको पायलट कार्ड इनको मिलते रहती है। तो ये भी कई बार पूछा है कि रनिंग अलाउंस में एक्स्ट्रा कितना मिलता है, दैट इज द 30%। ठीक है। तो सर्विस पेंशन रूल और ये सर्विस कंडक्ट रूल पे कुछ चीजें नॉट 100%, क्योंकि ये तो महासागर है, इतना अधिक नहीं कह सकते कि सारा चीज कवर हो गया, बट कोशिश की गई है एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाए ऑलमोस्ट चीजें मिल जाए। आप लोग भी रखिए, नजर डालिए, और कुछ जो आपके पास भी मटेरियल है उसे भी देखिए, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि जितना बोले उसी से आ जाएगा। हमारा खुद का गारंटी नहीं है, आपका क्यों ले इस पे, दैट इज बहुत क्या कहा जाए, मतलब विस्तृत है ये रूल्स पे सवाल पूछना और बताना, फिर भी कोशिश की गई है। इस पे नजर रखिएगा। मे भी चेंज है ये।
ओके, आज के लिए शुभ रात्रि। इसमें बहुत सारे सुधार वाली चीजें हैं, अपने अपने तरफ से इस तरह चीजों में सुधार भी करिएगा, और कुछ अगर डाटा गलत है और आपके पास रेफरेंस की कुछ चीजें हैं तो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि हम स्लाइड को करेक्शन भी कर सके, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की चीजें हैं, न्यू लेटर के आधार पे डाटा गलत हो जाते हैं। शुभ रात्रि आज के लिए।